क्वेश्चन नंबर 31 है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य है जिसका संबंध महाराष्ट्र से नहीं है। आपको 4 लोक नृत्य यहाँ दिए हुए हैं। कोली नृत्य, ऑप्शन बी लावणी नृत्य, ऑप्शन सी लंबाड़ी और ऑप्शन डी धनगरी गाजा। तो देखिए इनमें से लंबाड़ी जो नृत्य है वो महाराष्ट्र का नहीं है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि लंबाड़ी फिर किस राज्य का लोक नृत्य है, तो लंबाड़ी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। और लंबाड़ी जो है एक घुमंतू जनजाति होती है आंध्र प्रदेश में। वो आपके रोज़मर्रा के अपने जो कार्य होते हैं, दिनचर्या होती है, उसको इस नृत्य के माध्यम से लोगों को दिखाते हैं। तो ये है लंबाड़ी नृत्य। इसके अलावा अगर आप देखें ये तीनों महाराष्ट्र के हैं, तो धनगरी भी एक समुदाय होता है, पशुपालक होता है। और ये भी जो डांस है इसी के नाम पर, इसी समुदाय के नाम पर धनगरी गाजा रखा गया है। तो धनगरी समुदाय जो है वो एक चारागाह की तलाश में घूमने वाले चरवाहा समुदाय होते हैं, और ये जो डांस करते हैं उसको धनगरी गाजा कहते हैं। इसका संबंध महाराष्ट्र से है। कोली नृत्य भी महाराष्ट्र में होता है और लावणी भी महाराष्ट्र में होता है, जबकि लंबाड़ी मिलता जुलता है, लेकिन लंबाड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश में होता है। अगला क्वेश्चन है कोशिका सिद्धांत के विषय में किस वैज्ञानिक ने बताया था। तो ऑप्शन ए है स्लीडन और स्वान, ऑप्शन बी है रॉबर्ट हुक, ऑप्शन सी है लेवोन हॉक और ऑप्शन डी है जे.ई. प्रोपंच। तो सही आंसर होगा स्लीडन और स्वान। इन दोनों वैज्ञानिकों ने कोशिका सिद्धांत दिया था। 4 बातें बताई थी कि सभी जीव जंतु, जितने भी जीव जंतु है सभी कोशिका से बने होते हैं। दूसरी बात इन्होंने कहा कि इनमें श्रम विभाजन पाया जाता है, यानी कि आपस में मिलकर कार्य करती हैं कोशिकाएं। खास तौर पर जो जीव एक कोशिकीय नहीं होते, यानी कि बहुकोशिकीय जो जीव होते हैं उनमें कोशिकाएं मिलकर कार्य करती हैं। तीसरी बात इन्होंने बताई थी कि कोशिका का जो निर्माण हो रहा है उसमें केंद्रक की भूमिका है, केंद्रक है तभी नई कोशिका बनेगी। चौथी बात इन्होंने कोशिका सिद्धांत में कहा था कि अगर कोशिका बन रही है, एक कोशिका से दूसरी कोशिका बन रही है, तो वो विभाजन के द्वारा ही बनती है। विभाजन होता है उससे नई कोशिका बनती है। तो ये था कोशिका सिद्धांत जो स्लीडन और स्वान ने दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी कि यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल का मुख्यालय कहाँ है। तो देखिए इनका जो मुख्यालय है वो जनेवा शहर में है। ऑप्शन सी जनेवा में यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल का मुख्यालय है। वहीं इसी से मिलता जुलता है यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी यानी कि UNHCR, इसका हेडक्वार्टर भी जनेवा में है। जनेवा में ही अगर हम देखें तो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट यानी कि जिसको यूनाइटेड कहते हैं, इसका हेडक्वार्टर भी है। वहीं हम देखें WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी कहाँ है, जनेवा में है। वहीं अगर हम देखें तो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी जनेवा में है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि मौसम विज्ञान से संबंधित जो संस्था है उसका हेडक्वार्टर भी कहाँ है, जनेवा में है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो देखें इसका भी कॉलोनी जनेवा में हेडक्वार्टर है। तो इस प्रकार से आप देखिए 4 तो W वाले ही हो गए जिनका हेडक्वार्टर जनेवा में है। इसके अलावा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी जनेवा में है। तो इतने संगठन हैं जिनका हेडक्वार्टर जनेवा में है। अब आगे बढ़ते हैं। 31वां समानांतर रेखा किन 2 देशों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। सूडान और लीबिया, सूडान और मिस्र, इराक और ईरान, माली और मोरिटानिया। जल्दी सोचें। तो देखिए मैंने आपको बताया था सूडान और लीबिया के बीच है वो 20 डिग्री पैरेलल जो है वो समांतर रेखा सूडान और लीबिया के बीच है। वहीं सूडान और मिस्र के बीच जो था वो 22 डिग्री समानांतर रेखा था। और जो माली और मोरिटानिया के बीच था वो 25 डिग्री समानांतर रेखा था। तो आपका जो सही आंसर है वो इराक और ईरान है। इराक और ईरान के बीच 31 डिग्री समानांतर रेखा पाया जाता है। तो यहाँ अगर आप देखें इस मैप में तो आपको यहाँ पर जो बॉर्डर दिखेगी, छोटी सी बॉर्डर है बिल्कुल ही इराक और ईरान के बीच, वही है 31 डिग्री समानांतर रेखा। क्योंकि अरब प्रायद्वीप से यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ पर कर्क रेखा गुजर रही है, यहाँ से 23.5 डिग्री, तो इससे ऊपर ही होगी
तो ये 31 डिग्री इराक और ईरान के बीच में है। अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, यहाँ इस मैप में भी आप देख सकते हो, ये है जो पैरेलल रेखा है 31 डिग्री समानांतर ऐसे गुजर रही है। देखो इराक और ईरान बिल्कुल एक छोटी सी सीमा है ये। अगला क्वेश्चन है, सिंध में अरबों ने कौन सा सिक्का चलाया था? सोचो। तो देखिए मैं आपको बताऊं, ये सिक्का था दिरहम। दिरहम जो सिक्का था वो अरबों ने चलाया था सिंध में, और ये सोने का सिक्का था। दिरहम जो था सोने का सिक्का था। वहीं हम बात करें टका और जीतल, ये भी इम्पोर्टेंट सिक्के थे जो इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत के समय चलाए थे। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिए। टका जो था वो चांदी का था, और जीतल जो था वो तांबे का था। और दिनार सिक्का सबसे पहले अगर हम देखें तो सबसे प्राचीन सिक्का गुप्त काल में चलाया गया था, और ये भी सोने का था। सोने का सिक्का था, गुप्त काल के दौरान सबसे पहले चला था। और इसके बाद में भी दिनार नाम से एक सिक्का चलाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने भी एक दिनार नाम के सोने का सिक्का जारी किया था। तो ये थोड़ा सिक्कों का हिस्ट्री है, आप ध्यान रखिए। ये चारों सिक्के ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने इनको इस तरह से आपको समझाया है। निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का संबंध आंध्र प्रदेश से नहीं है? सोचें। तो सबसे पहले विलासनी नाट्यम, ये जो है विलासनी नाट्यम, इसका संबंध बिल्कुल आंध्र प्रदेश से है। बुर्रा काठा, ये भी आंध्र प्रदेश का नृत्य है। धिमसा भी आंध्र प्रदेश का है। तो आपका आंसर होगा डी, धनगरी गाजा। अभी मैंने आपको बताया था कि धनगरी एक समुदाय है महाराष्ट्र में, और वो इस डांस को करते हैं। तो महाराष्ट्र का ये डांस है धनगरी गाजा। वहीं अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश की कुछ और लोक नृत्य है। एक जैसे है कोल कोला नल्लू। कोल कोला नल्लू जो है ये क्या है, एक तरह से डांडिया है। जैसे गुजरात में डांडिया होता है, उसी प्रकार का जो डांडिया नृत्य होता है आंध्र प्रदेश में, उसे बोलते हैं कोल कोला नल्लू। तो ये एक प्रकार से आंध्र प्रदेश का डांडिया है, ये भी ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है। और लांबाड़ी भी कहाँ होता है? लांबाड़ी भी आंध्र प्रदेश में होता है, घुमंतू जनजाति द्वारा किया जाता है। उसके बाद देखते हैं सबसे लंबी अक्षांश रेखा कौन सी है? सोचें। तो देखिए इस तरह से, जैसे ये ग्लोब है, यहाँ पर मैंने जिक्र किया था कि ऐसे विषुवत रेखा है 0 डिग्री, और ध्रुवों पर एक बिंदु के आकार में है, तो इसको हम रेखा मान ही नहीं सकते। तो ध्रुवों वाला ऑप्शन तो वैसे ही कैंसिल हो गया कि एक बिंदु के रूप में है। इसको वृत्त मान सकते हैं ध्रुवों पर जो है, लेकिन अक्षांश रेखा नहीं मान सकती। टोटल 179 अक्षांश रेखाएं हैं। क्योंकि अगर आप देखो अक्षांशीय वृत्त कितने हैं, 181, क्योंकि इनको उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को अक्षांशीय वृत्त माना जाता है। तो टोटल गिने हुए ऊपर 90 वृत्त, नीचे 90 वृत्त, और बीच में एक 0 डिग्री। तो ये कितनी हो गई? 181। और इनमें से जब 2 कम कर दोगे, क्योंकि ये बिंदु है, तो क्या हो गए? 189 यानी कि 79, 179, 179 क्या हो गई? ये अक्षांशीय रेखाएं हो गई। तो अब आप देखते जाइए, जैसे ही उत्तरी ध्रुव की तरफ बढ़ेंगे ये छोटी होती जाएगी, इस तरह से छोटी होती जाएगी और बिल्कुल बिंदु हो जाएगी। उसी प्रकार नीचे भी देखिएगा छोटी होती जाएंगी। ये आपस में कभी नहीं मैच करती। अक्षांश रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं हैं, पैरेलल होती है। तो कॉमन सेंस लगाइए, विषुवत रेखा इसका आंसर होगा, सबसे लंबी होगी। कर्क रेखा आप देखोगे 23.5, ये विषुवत रेखा से छोटी होती है, क्योंकि ऊपर जा रही है तो छोटी होती जाएगी। तो ये आपका आंसर है। क्वेश्चन है, देखिए, विश्व खुशहाली सूचकांक यानी कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स कौन सी संस्था जारी करती है? तो इसका सही आंसर है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, यानी कि ए ऑप्शन। यूएन की एक संस्था है ये, और इसके द्वारा विश्व खुशहाली सूचकांक यानी कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जारी किया जाता है, और लगातार 2012 से इस इंडेक्स को दिया जा रहा है। वहीं अगर आप याद रखना चाहें तो वर्ल्ड बैंक का एक इंडेक्स आता था, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। अब भी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को बंद कर दिया है, लेकिन ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स आज भी आता है, ये वर्ल्ड बैंक देता है, ये भी पूछ लिया जाता है। आईएमएफ की भी एक रिपोर्ट है, जैसे कि वर्ल्ड इकोनॉमिक
वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, ये जो है IMF देता है। अगर इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की देखें तो इनकी भी एक रिपोर्ट काफ़ी फेमस है, डेमोक्रेसी इंडेक्स। ये लोग डेमोक्रेसी इंडेक्स देते हैं और ये लंदन में बेस्ड है ये संस्थान, तो ये ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है, पंचतंत्र पुस्तक को अरबी भाषा में किस नाम से अनुवादित किया गया? सोचें। तो देखिए मैं आपको बता दूं, ये जो आप B, C और D देख रही हैं, कलीला व दिमना, अनवर ए सादात, यार ए दानिश, ये तीनों ही पंचतंत्र की जो है अनुवादित पुस्तकें हैं। पंचतंत्र जो पुस्तक थी ये लिखी गई थी विष्णु शर्मा के द्वारा। विष्णु शर्मा जो कि एक विद्वान थे गुप्त काल के दौरान। भारत में जब गुप्त काल चला था, 4वीं शताब्दी में जब गुप्त काल की शुरुआत हुई, उस समय इसको लिखा गया था। उसके बाद जब अरब आक्रमण हुए तो ये जो पुस्तक आप देख रहे हो कलीला व दिमना, इसका अरबी भाषा में अनुवाद किया गया। तो आपका आंसर हो गया कलीला व दिमना नाम से किया गया। बाद में जब अकबर का समय आया तो अकबर ने इसका पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद करवाया, अनवर ए सादात और यार ए दानिश नाम से। तो अनवर ए सादात नाम से इसका फारसी में जो अनुवाद किया गया वो एक व्यक्ति ने किया जिसको कहते हैं अबुल फजल ने किया। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फारसी में अनुवाद किसने किया, तो अबुल फजल ने किया, अनवर ए सादात। और फारसी में एक अनुवाद यार ए दानिश नाम से भी मिलता है पंचतंत्र का, वो किसने किया? तो वो भी अकबर का एक विद्वान था, हुसैन फेज, तो वो हुसैन फेज ने किया। तो हुसैन फेज ने फारसी में यार ए दानिश नाम से पंचतंत्र को अनुवादित किया, अनवर ए सादात नाम से अबुल फजल ने फारसी में पंचतंत्र का अनुवाद किया। लेकिन अगर अरबी भाषा में देखें तो एक ही अनुवाद मिलता है, कलीला व दिमना नाम से, ये ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बहुकोशिकीय जीव का उदाहरण क्या है? सोचें। तो देखिए अमीबा, बिल्कुल ये एक कोशिकीय जीव है, तो ये नहीं हो सकता। क्लेमिडोमोनास, ये भी एक कोशिकीय जीव है, नहीं हो सकता। पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव है। तो कवक क्या है? बहुकोशिकीय जीव है। ये सड़े गले पदार्थों पर निर्भर होते हैं और उनको और सड़ाते गलाते हैं और वहीं से अपना पोषण लेते हैं। ये एक प्रकार से मृतोपजीवी कहलाते हैं, क्योंकि सड़ी गली चीज़ों पर डिपेंड करते हैं और उनको सड़ा गला कर एक तरह से सफाई का कार्य करते हैं। तो इसी के साथ वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।